हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। लास्ट सेक्शन में आप लोगों को मैंने बताया था पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी के लास्ट चैप्टर में मैंने देशांतर और अक्षांश के बारे में पूरी डिटेल बताई थी। आप लोग एक्सरसाइज को फिल करेंगे, ठीक है। आज आपका क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर थर्ड ये स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। क्या नाम है? पृथ्वी की गतियाँ। आपका चैप्टर स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपसे थोड़ा समझा दूँ आपको इस चैप्टर के बारे में, क्या है इस चैप्टर में। बच्चों, इस चैप्टर में आप समझोगे पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। जो हमारे सौर मंडल है उसमें पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। तो गति करने के लिए पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं। कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो बच्चों गति होती है इसकी अपनी अक्ष के प्रति। बच्चों, एक गति होती है अपनी अक्ष के प्रति। ये पृथ्वी की एक अक्ष है। ऐसा समझ लो जैसे कि आपने लट्टू देखा है। लट्टू ऊपर से तो मोटा होता है और नीचे से कैसा होता है? पतला। क्योंकि पृथ्वी भी कुछ इसी प्रकार से होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सो लगाती है। पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ये इसकी मैंने मुख्य अक्ष बना दी। मैंने क्या किया? एक मुख्य देशांतर रेखा बना दी और ये इसकी एक अक्ष बना दी जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? मूव कर। चारों ओर क्या कर रही है? मूव कर रही है। और इसी घूर्णन के साथ साथ, इस मूवेशन के साथ साथ पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, कैसे? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती रहती है। तो जब वो सूर्य से, एक टाइम तो वो क्या होता है? सूर्य के नजदीक होती है और एक टाइम क्या होता है? सूर्य से दूर होती है। इस हिसाब से सूर्य क्या होता है? पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो सूर्य के चारों ओर वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती रहती है। तो इस प्रकार पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियां पाई जाती है बच्चों? मैं लिख दे रहा हूं बच्चों। पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती है। द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट इज घूर्णन, यानी कि रोटेशन, रोटेशनल। एंड द सेकंड इज रोटेशन इन elliptical क्लास या एलिप्टिकल और ऑर्बिट। ठीक है बच्चों? यानी कि अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, आपकी जो पृथ्वी है उसमें कितने प्रकार की गति है? दो प्रकार की गति है। पहली गति कौन सी है? एलिप्टिकल। पहली गति है रोटेशनल, जो अपनी एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाना। और दूसरी गति है रोटेशनल। और कौन सी कक्षा में? एलिप्टिकल, जिसमें एक किनारे पर सूर्य होता है और पूरी कक्षा में जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसका जो रोटेशन पाथ होता है, यानी कि जो ये परिक्रमण कक्षा होती है, इसकी जो घूमने वाली कक्षा होती है वो कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। इन दोनों गतियों के कारण ही आपकी पृथ्वी पर मौसम या ऋतु निर्भर करती है। क्या करती है? मौसम या ऋतु निर्भर करती। कैसे? चलिए अब चैप्टर को पढ़ते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण करना। बच्चों, पृथ्वी जब अपनी कक्षीय गति से, कच्ची सतह से 61.66 डिग्री का कोण जो बनाती है, बेटा यहाँ पर ये गलत कर, ये सही कर लेना। यहाँ पर जो बच्चे के पास, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है वो यहाँ पर सही कर लीजिए। यहाँ
यहां पर 23.5 डिग्री कितना है, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर एनसीईआरटी में प्लीज यहां करेक्शन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। वह कक्षा वह समतल जो कक्ष वह समतल कक्ष जो कक्ष बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कक्षीय समतल। क्या कहते हैं, कक्षीय समतल। जिस कक्षा के चारों ओर पृथ्वी क्या होती है, चक्कर लगाती है। जिस पथ पर, जिस रास्ते पर वो कक्ष चक्कर लगाती है, उस रास्ते को हम बोलते हैं कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है। बेटा यहां पर एक चीज और समझा दूं आपको, चलिए मैं न्यू पेज ले रहा हूं बच्चों। बेटा जब आप देखेंगे पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है, कैसी है, इस प्रकार की, हल्की सी, बीच में दबी हुई और किनारे इसके निकले हुए। किनारे कैसे इसके निकले हुए हैं। ये इसकी मैंने क्या बना दी, ये बना दी मैंने इसको बताने के लिए आपको कि पृथ्वी बीच में हल्की सी फैली हुई होती है और ऊपर नीचे पतली चपटी सी होती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो सूर्य की ओर उसकी थोड़ा झुकाव होता है, और जो झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री का होता है। इस कारण पृथ्वी जब हमें लगती है तो कुछ झुकी हुई, कुछ अंडाकार जैसी लगती है। कैसी लगती है, अंडाकार। अच्छा, सूर्य से रोशनी प्राप्त करने के कारण ये एक प्रदीप्त ग्रह है। कैसा ग्रह है, सूर्य हमारा प्रदीप्त ग्रह है, और ये जो प्रदीप्त प्राप्त करती है, मतलब कि जब सूर्य, वे सभी ग्रह या वे सभी चीजें जो क्या करती है, रोशनी देती है, उन्हें हम बोलते हैं प्रदीप्त। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब ये चक्कर लगाती है, अब बात करते हैं हम, जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो प्रकाश और ऋतुएं कैसे इस पर निर्भर करती है, इसके बारे में समझते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है। यहां इस जगह अभी हमने गोला माना है पृथ्वी को। जब ये चक्कर लगाती है तो सूर्य के पृथ्वी का आधा हिस्सा तो सूर्य के सामने रहता है और आधा हिस्सा क्या रहता है, सूर्य से दूर रहता है। जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा उस जगह प्रकाश की प्राप्ति होगी, यानी उस जगह दिन होगा, और जो हिस्सा इसके पीछे है वो हिस्सा कैसा होगा, रात होगी उस हिस्से में। ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है। अभी आप देख रहे हो, अब आप इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों, ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त, ये क्या है, दिन और रात को विभाजित कर रहा है। इस हिस्से में क्या है, दिन, डे, और इस हिस्से में नाइट। तो ये क्या कर रहा है, दिन और रात को विभाजित कर रहा है, जैसा कि आपको फिगर 3.2 में दिखाया गया है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर अपनी एक्सिस पर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में तो पृथ्वी को समय लगता है 365 दिन कुछ घंटे का। 365 दिन करीब 1 आपका 4 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। मतलब इस हिसाब से आपका 6 घंटे, सॉरी बच्चों, 365 दिन 6 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड का अंतर फासला रहता है। इसीलिए एक साधारण वर्ष में तो 365 दिन गिनते हैं, जबकि आपके एक लीप ईयर, जब हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, कारण हर 3 साल में पृथ्वी अपना साधारण समय 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। उन 6 घंटों को हम अगले चौथे वर्ष में, लीप वर्ष में जोड़ देते हैं। इसी कारण पृथ्वी पूरे एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में एक नॉर्मल ईयर में लगाती है, और जबकि अगर हम ये बोलें कि लीप वर्ष में कितने दिन होंगे तो 366 दिन होंगे। वरना पृथ्वी के जो चक्कर होते हैं वास्तविकता में 365 कुछ घंटे, 365 दिन 6 घंटे कुछ मिनट, इतना लंबा फासला तय करती है। जबकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है, 24 घंटे में। ठीक है बच्चों, ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ये पृथ्वी की कौन सी गतियां हो गई, दैनिक गतियां। इन्हीं को आप क्या बोलोगे, दैनिक गतियां बोलोगे। अच्छा,
घूर्णन के समय, घूर्णन कब? जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, तो घूर्णन के समय काल को आप क्या कहते हो? पृथ्वी का दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का दिन कहा जाता है। चलिए बच्चों, जब अगर कल्पना करो आपकी ये पृथ्वी क्या हो, घूमना बंद कर दे। क्या करे? घूमना बंद कर दे। तो सूर्य के सामने वाला जो हिस्सा होगा, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये क्या है आपका? सूर्य। तो सूर्य के सामने वाला जो हिस्सा होगा, इस हिस्से में क्या होगा? लगातार सूर्य की लाइट पड़ेगी, लगातार सूर्य की लाइट आएगी। तो इस हिस्से में तो दिन होगा, इस हिस्से में क्या होगा? दिन होगा। और ये हिस्सा जो रह गया, यहां कैसा क्या होगा? नाइट होगी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से दूर है और पृथ्वी हमारी तो रुकी हुई है। ठीक है बच्चों? तो सूर्य के तरफ वाले हिस्से में, पृथ्वी वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा और उस भाग में गर्मी रहेगी। क्या होगा? तापमान ज्यादा होगा तो उस भाग में गर्मी रहेगी। कब? जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे। घूमना क्या हो? अपनी एक्सिस पर घूमना ही ना बंद कर दे, तब। दूसरा भाग हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। इस अवस्था में जीवन, पृथ्वी पर जीवन असंभव है, बिल्कुल असंभव है। क्योंकि जो हमारा मौसम है, हमें जीने के लिए सर्दी, गर्मी, भौतिक जो कारक है वायुमंडल के, उन पर हमारी दशा निर्भर करती है, उन पर हम जीवन निर्भर करता है। हम कैसे रहेंगे, हमें वो इफेक्ट करते हैं। उसी हिसाब से हमारी ऋतुएं परिवर्तित होती है। और आपका भारत देश इतना प्यारा देश है, जहाँ पूरे साल, पूरे वर्ष आपकी तरह तरह की ऋतुएं होती है, तरह तरह के मौसम होते हैं और आपके देश में जैव विविधताएं पाई जाती है। कितनी सारी विविधताएं हैं। यहां आपसे कुछ नोट करने के लिए बोला गया है बच्चों कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक या खगोल शास्त्री, ऐसे व्यक्ति जो, ऐसे साइंटिस्ट जो अंतरिक्ष से जुड़े हुए अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष के ग्रह के बारे में, ग्रहों की गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं खगोल शास्त्री। उनमें आर्यभट्ट जी ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती रहती है। चलिए, ये तो बात होगी आपकी एक गति, घूर्णन गति की। अब बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी गति, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर कक्षा में होती है। इस गति को बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोला जाता है? परिक्रमण गति या परिक्रमण कार्य या वृत्ति गति पर घूमना, वृत्ति पथ पर घूमना, दीर्घ वृत्तिगत। सॉरी बच्चों, इलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घ वृत्त। यहां पर जब मैंने आपको पहले बताया था, दीर्घ वृत्त वृत्ताकार कक्षा में गति होती है। यहां पर ये परिक्रमण वाली। पृथ्वी एक वर्ष 365 दिन सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग आम भाषा में क्या बोल देते हैं? 365 दिन मान लेते हैं। तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें जोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों, यहां थोड़ी सी मैथ आपको समझा दूं बच्चों। वन डे इक्वल 24 आवर, राइट? ठीक है बच्चों, एक दिन में 24 घंटे। वहीं अगर मैं बात करूं एक घंटे में कितना दिन हो जाएगा बच्चों? एक सही 1/24वां दिन। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं 6 आवर की, क्या? 6 आवर की, कितना हो जाएगा बच्चों? एक सही 2/4 गुणा 6 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक सही 4 दिन। क्लियर है बच्चों? जिसमें से 6 घंटे हमने क्या किए? ये जो 1/4 वाला भाग है, ये हमने ऐड ही नहीं किया। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटों को मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ देते, इसीलिए लीप वर्ष यानी कि हर चौथे साल में फरवरी 28 दिन की वजह कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है।
ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। ठीक है, अब आप लोगों का घर पे एक प्रोजेक्ट है, आप लोग पता करें कि आपका ये साल अभी नॉर्मल साल चल रहा है या लीप वर्ष चल रहा है, और आने वाले समय में कब लीप वर्ष आएगा दोबारा। तो इसकी घर पर आप लोग चर्चाएं करें, घर पर अपने अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने भाई बहनों से बात करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे देश में सामान्यतः इस पृथ्वी के घूर्णन से, परिक्रमण से कैसे ऋतुएं परिवर्तन होती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतुओं में बांटा गया है, और ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति का परिवर्तन के कारण ही होता है। यानी कि जो पृथ्वी की गति है वो कैसे ऋतुओं को परिवर्तित कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ पृथ्वी झुकी होती है। इस दौरान सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर क्या होता है? सीधी पड़ती है। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है? तिरछी। सॉरी बच्चों, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा बाद वाले भाग में लगभग 6 महीना, मतलब कि उत्तरी ध्रुव वाले भाग में क्या होता है? 6 महीने दिन रहता है, और उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को हम बोलते हैं उत्तरी अयनात। क्या बोलते हैं? उत्तरी अयनात। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों इस बात को। चलिए बच्चों, थोड़ा सा मैं फिर से आपको समझा दूं। बच्चों पृथ्वी की ये वाली रेखा हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है? मकर रेखा। क्या कहलाती है? मकर रेखा। वो पृथ्वी की वो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इस रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर, पृथ्वी के थोड़े ऊपर पाई जाती है कर्क रेखा। और आपको ये पता है भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, जिसको एक गोलार्ध को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है बच्चों? ये वाली रेखा कहलाती है आपकी कर्क रेखा। क्या कहलाती है? जो वो काल्पनिक रेखा जो विषुवत रेखा से ऊपर है और वो उत्तरी गोलार्ध में जो पाई जाती है, उस रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, या जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। वहीं इस विषुवत रेखा के नीचे इतने ही डिग्री अक्षांश दक्षिणी भाग में पाई जाती है आपकी मकर रेखा। क्या पाई जाती है? मकर रेखा, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बच्चों ये आपकी हो गई कर्क रेखा, और वहीं इसके नीचे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नीचे आपकी पाई जाती है मकर रेखा। तो बच्चों जब 21 जून के आसपास, मतलब जून के महीने में पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूर्य की तरफ झुका होता है, क्योंकि जब चक्कर लगाती है तो सूर्य की साइड होती है, और दक्षिणी हिस्सा सूर्य से हल्का सा दूर होता है।
हल्का सा दूर होता है। उस कंडीशन में जो सूर्य का पूरा प्रकाश है वो किस ध्रुव में आएगा? उत्तरी ध्रुव में। तब कर्क रेखा वाले हिस्से में और विषुवत रेखा और कर्क रेखा वाले हिस्से में सूर्य के प्रकाश की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में इस यहां पर जो ध्रुव हैं, यहां पर सूर्य की मात्रा उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती जो कर्क रेखा की पहुंचती, यहां पर जो मात्राएं होती है। इस दौरान यहां इसका कारण क्योंकि जो पृथ्वी है चक्कर लगाती है, उस दौरान इस गोलार्ध में इस उत्तरी गोलार्ध के इस उत्तरी ध्रुव में ये देखो, ये तो होता है गोलार्ध, ये आप देख रहे हो, ये तो बच्चों होता है गोलार्ध, आधा गोला। ठीक है, ठीक है बच्चों। और ये हिस्सा ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। जिसे हम अब क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका नाम क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, या आप इसे नॉर्थ पोल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पोल। हल्का सा बच्चा पार्टी अपनी इंग्लिश में, अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का प्रयोग करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम भाषा को किसी को जोड़ दे रहे हैं, नहीं बेटा, मैं भाषा के लिए जोड़ नहीं दे रहा। आपकी आने वाली पीढ़ियों में एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा है वो हल्की सी बदलती जा रही है, और बदलते युग के साथ हमें भी अपनी भाषा को क्या होना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। हिंदी या संस्कृत हमारे देश की अपनी भाषा है। ऐसा नहीं है हम किसी अन्य देश की भाषा से थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं, नहीं बेटा, ये मेरी कोई भावना नहीं है इसमें, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग अपनी अपनी भाषाओं को चेंज कर रहे हैं। हम लोग जैसे बदल रहा है समय, उस हिसाब से अपनी भाषाओं को जब बदलेंगे तो आने वाले टाइम में हम अपनी भाषा के साथ, बदलते युग के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस दौरान इस ध्रुव पर जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कम मात्रा में पहुंचती है। क्या होता है? कम मात्रा में पहुंचती है। इसीलिए इस हिस्से में सूर्य जो दिन है वो 6 महीने तो दिन रहता है। कितने महीने का? 6 महीने का दिन रहता है। ठीक है बच्चों। और 21 जून को इस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और छोटी रात मिलती है। क्लियर है बच्चों ये बात? चलिए बात करते हैं अब आगे। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव, अब क्योंकि जून से पृथ्वी क्या हो रही है? धीरे 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 करके अपनी दिशाएं बदल रही है। हाँ या ना? पहले 21 जून को इस अयनांत पर थी, वहीं अगर अब पृथ्वी धीरे 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 करके क्या है, अब दक्षिणी ध्रुव क्या हो रहा है? सूर्य के सामने आ रहा है। तो 22 दिसंबर के आसपास सूर्य का पृथ्वी का जो दक्षिणी हिस्सा है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उस दौरान मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर। जब दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल जो बने तो उस कंडीशन में समझ लेना 90 डिग्री, जहां पर बोला जाए लंबवत परपेंडिकुलर पोजीशन। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात है। अब क्योंकि इस हिस्से में जब लंबे दिन हो रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा? छोटे दिन और शीत ऋतु चल रही होगी। क्या चल रही होगी? शीत ऋतु। बेटा ऋतुएं भी परिवर्तन हो जाती है, ऋतुएं एक दूसरे के अपोजिट चली जाती है। ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब ये जो कंडीशन यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु। पृथ्वी की इस अवस्था को हम बोलते हैं दक्षिणी आयनन। क्या बोलते हैं? दक्षिणी आयनन। आप समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्यों क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? क्योंकि उस दौरान हमारा जो उत्तरी ध्रुव है वो शीत ऋतु मतलब सूर्य से दूर होता है, उस पर सूर्य के प्रकाश की कमी होती है। क्लियर है बच्चों? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत ध्रुव पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन दो दिन क्या होते हैं? रात और दिन बराबर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। बेटा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उत्तरी और दक्षिणी आयनांत और विषुव इसके बारे में जरूर पढ़ लें याद से, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जाता है बच्चों। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में
23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। वहीं 21 मार्च को ठीक इसके विपरीत घटना उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है बच्चों। क्लियर है बच्चों? आपका ये चैप्टर इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात, न केवल दिन और रात बल्कि ऋतुएं भी परिवर्तन होती है। तो बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे और अच्छे से तैयारी करिए बच्चों। बाय।